नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इन दिनों दुनिया भर के बाजार में क्रूड ऑयल के दाम घट रहे हैं। एक साल पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो क्रूड ऑयल का दाम $124 प्रति बैरल पर चला गया था और तब से अब तक इन दाम में 42% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। मगर पब्लिक की जेब अभी भी घाटा सह रही है। भारत रूस से सस्ता क्रूड खरीद रहा है, लेकिन तब भी यहाँ घरेलू बाजार में लोगों को राहत नहीं मिल रही। मामूली राहत तभी मिलती है जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस पर से ड्यूटी और वैट टैक्स में कमी करे। वैसे सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां यानी OMCs ने पेट्रोल और डीजल के दाम में आखिरी बार 6 अप्रैल 2022 को बढ़ोतरी की थी। इसके बाद 27 मई 2022 को केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की। क्रूड ऑयल से सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही नहीं निकलता, बल्कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस या LPG भी निकलता है। इसे ही सिलेंडर्स में भरकर बेचा जाता है। इसी LPG सिलेंडर से भारत के अधिकतर घरों में रसोई चलती है। जब क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है तो इसका बाय प्रोडक्ट भी यानी LPG भी सस्ती होनी चाहिए, लेकिन भारत में LPG के दाम घटने की बजाय बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों के बढ़ने में सबसे बड़ा रोल केंद्र और राज्य सरकार के टैक्सेस का होता है। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार जो टैक्स लेती है उसे एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकार जो टैक्स लेती है उसे वैट या सेल्स टैक्स कहते हैं। और इन सारी चीजों के बावजूद जिस तरह की नरमी जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम में नजर आ रही है, कच्चे तेल के दाम में नजर आ रही है, उसका फायदा लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, इसी का करेंगे हम खास विश्लेषण। मगर पहले चलते हैं अपने सहयोगी विश्वमोहन के पास और उनसे समझते हैं कि क्रूड की चाल आखिर क्या कहती है और क्या है आउटलुक। विश्वमोहन, जरा बताएं। सवाल तो हम लाजमी हैं जो पूछना, लेकिन फिर भी इस वक्त क्रूड की चाल पिछले साल के मुकाबले जो है वो किस तरह की नरमी आई है और पूरा आउटलुक जो देखें वो क्या कहता है और फिलहाल इस नरमी की वजह क्या है? ओके, तो अगर कच्चे तेल की अगर आप चाल देखें तो पिछले साल कोविड में हमने देखा कि WTI क्रूड माइनस में भी चला गया हुआ था और जिस तरह की गिरावट भी दिखी, उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अचानक से दाम बढ़ने लगे थे कच्चे तेल के। और मार्च के महीने में हमने देखा कि $120, जून आते आते $124 के ऊपर भी ब्रेंट क्रूड का भाव चला गया। लेकिन वहां से आप देखें तो 40% से ज्यादा की गिरावट, 42 से 43% की गिरावट आ चुकी है। हफ्ते भर में 8%, महीने भर में 15% तक की गिरावट आ चुकी है। इस गिरावट में सबसे ज्यादा डर बाजार को यह है कि इस बार ग्लोबल मंदी की आशंका जितने भी बड़े इकोनॉमी हैं, मेजर इकोनॉमी में है, चाइना और US जो दुनिया के दो सबसे बड़े कंज्यूमर है क्रूड के, वहां पर सबसे ज्यादा चिंता है। हालांकि चीन को लेकर लग रहा था कि वहां पर रिकवरी है, लेकिन अप्रैल महीने के जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के जो नंबर आए हैं वो अनुमान के विपरीत है, वो काफी कमजोर दिखे हैं। उससे लग रहा है कि वहां पर भी डिमांड को लेकर चिंता रह सकती है। साथ ही जितने भी बड़े मेजर सेंट्रल बैंक है, चाहे वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, फेडरल रिजर्व हो जो US का सेंट्रल बैंक है, वहां पर ब्याज दरें लगातार बढ़ाई जा रही है। हालांकि इस बैठक में यह कहा गया है कि जून की बैठक में वो ब्रेक लगा सकते हैं, लेकिन अब तक स्थिति यही है कि लगातार दरों में बढ़ोतरी हो रही है। इससे ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन किसी से छिपा नहीं है। जिस तरह से रूस यूक्रेन में जो तनाव है वो अभी भी बढ़ गए हैं, तो उससे ग्लोबल स्लो डाउन को लेकर चिंता है कि डिमांड सबसे ज्यादा यहां पर हिट होगा। और वही वजह है कि कच्चा तेल यहां पर लगातार गिर रहा है और $71 तक भी अब फिसल चुका है। और जो पिछले साल का जो हाई था वहां से 42% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। ये एक मेजर वजह है। और सप्लाई साइड की अगर कुछ बात करें तो ईरान की सप्लाई अगर आप देखें तो वहां पर लगातार अब धीरे धीरे सप्लाई बढ़ाते जा रहे हैं। रोजाना सप्लाई 30 लाख बैरल के ऊपर ले जा चुके हैं। रूस ने कॉरिडोर बनाकर वो अपने क्रूड की सप्लाई गल्फ कंट्रीज में और भारत और चीन जैसे देशों में कर रहे हैं। इससे ओपेक के बाकी मेंबर्स से जो इंपोर्ट भारत करता था या चाइना करता था वो काफी कम हो गया, 20-22 साल के निचले स्तरों पर है। लेकिन रूस के जरिए वो इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। रूस पूरी तरह से उनको इंपोर्ट में मदद कर रहा है, चाहे वो इंश्योरेंस से लेकर पूरी शिपमेंट तक पूरी सर्विसेज दे रहा है। तो कम दाम में $14 से $15 डिस्काउंट पर इनको ये सप्लाई हो रही है। तो ये एक फायदा भारत के लिए हो रहा है। और ग्लोबल स्लोडाउन की चिंता से डिमांड घटने की संभावना है और सप्लाई को लेकर चिंता है नहीं। और भारत जैसे बड़े कंज्यूमर को अगर आसानी से तेल मिल रहा है तो डेफिनेटली इसका भी असर हो रहा है। और यही वजह है कि कच्चा तेल रिकवरी की कोशिश भी नहीं हो पा रही है। रिकवरी की कोशिश के बाद फिर से बिकवाली आ रही है और लगातार यहां पर दबाव देखने को मिल रहा है।
बिल्कुल, तो ये पूरा आउटलुक है और क्या वो फैक्टर्स हैं जिसको हमारे सामने हमारे सहयोगी विश्व मोहन ने रखा। विश्व मोहन, बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस ख़ास जानकारी के लिए। और चलिए अब अपने ख़ास एक्सपर्ट्स की ओर चलते हैं जिनसे हम इस पूरे विषय का विश्लेषण चाहेंगे। परिचय सबसे पहले करा दें, हमारे साथ किरीट पारेख साहब जुड़े हैं जो कि जाने-माने ऑयल एंड गैस एक्सपर्ट हैं। इसके साथ ही हमारे साथ इस वक्त जहांगीर गई जुड़े हुए हैं जो कि जाने-माने कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले किरीट सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा और जो आंकड़े हम साफ तौर पर बता रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, उनमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से तेल के दाम तय होते हैं। पिछले एक साल में 42% तक क्रूड के दाम घट चुके हैं, फिर भी इसका फायदा कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं किया जा रहा है। आप इसकी क्या वजहें देखते हैं? भरपाई हो रही है घाटे की, उसके बावजूद आखिर कंज्यूमर को इसका फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा? मेरा ख्याल से जो डीजल की कीमत और डीजल और पेट्रोल की कीमत कंज्यूमर्स के पेट्रोल पंप के चार्ज किया जाता है, इसमें से ज्यादा करीब 50% तो सिर्फ सरकारी टैक्सेस ही होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट का, वो दोनों का मिला के काफी इनका है। अगर ये जो आमदनी सरकार को होती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर का टैक्स से, इससे उनकी इनका बजट में काफी फर्क पड़ता है। तो मेरा ख्याल से अभी आज क्या हो रहा है कि सरकार डजंट वांट टू हैव इन्फ्लेशन बढ़ाना नहीं चाहती है, क्योंकि एक दफे कीमत घटाए इनकी तो सरकार की जो आमदनी, क्या कहते हैं उसको, रिटर्न्स होगा, जो रेवेन्यू होगी ये टैक्स में से कम होगी और उनकी फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकती है। तो इसके हिसाब से अभी आजकल सरकार ये नहीं करती है। मगर एक तरफ से हम देखें तो जब प्राइसेस 124 किलो डॉलर्स पर बैरल होती थी, तब सरकार ने इसके हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमत इतनी नहीं बढ़ाई थी। तो हम मानते हैं कि यस, थोड़ा सा इसमें सरकार को नुकसान हुआ है इन सम सेंस, बट ज्यादा इन द रेवेन्यू, बट दे कुड नॉट रियली हेल्प इट। एंड आज क्या हो रहा है कि आज जो कीमत नीचे आ रही है तो उसका फायदा सरकार अपने बजट के लिए इस्तेमाल कर रही है इसको। ने जो एलपीजी की बात की कि एलपीजी कम्स आउट एज ए बाय प्रोडक्ट होता है पेट्रोल रिफाइनिंग का, बट इसके बात यह है, सही बात यह है कि रिफाइनर्स जो पेट्रोल क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं वो एलपीजी बनाना नहीं चाहते, क्योंकि एलपीजी का जो मॉलिक्यूल्स है इसकी ज्यादा कीमत इसको दूसरे प्रोडक्ट्स मिल सकती है। तो हम काफी एलपीजी आजकल पर इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से हम देखें तो एलपीजी की कीमत import is more or less it is determined by the import, but the government controls it by giving certain amount of subsidy to people. अगर जो पहले एक बात थी कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से निचले इनकम वाले वर्ग को कम इनकम वाले वर्ग को सपोर्ट देंगे, वो अभी काफी कम हो गया है। Not everybody gets that direct benefit transfer subsidy. So मेरा ख्याल से क्या हो रहा है कि आजकल वो एलपीजी की use is also going down. But by and large, I think to answer the main question कि क्यों कंज्यूमर के लिए पेट्रोल डीजल की कीमत घटती नहीं है, तो इसमें देखते हैं कि एक्साइज ड्यूटी plays a huge role in it, and also state taxes play a huge role in it. And इसको कम करे तो सरकार को और राज्य को अपना बजट में प्रॉब्लम हो रहा है। ये बड़ा लंबा समय से ये प्रॉब्लम चल रहा है, इसका तरीका निकालने की जरूरत है कि हम ये सबका भार, जिसका बोझ इसका वो सब
कंज्यूमर्स पर आखिर डाल रहे रास्ता हैं। क्या है, रास्ता क्या है, उसको भी हम समझने की सर आपसे कोशिश करेंगे कि आखिर विकल्प क्या है जिसके जरिए जो है वो फायदा कंज्यूमर को पहुंचाया जा सकता है। घई साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक जो चीज एक आम उपभोक्ता के मन में बार बार आती है कि साहब, जब पिछले साल क्रूड के दाम, कच्चे तेल के दाम इतने हाई थे, तब भी जो है वो 100 रुपये और कहीं कहीं 100 रुपये के ऊपर जो है वो पेट्रोल के दाम पहुंच चुके थे। अब जबकि 42% तक की गिरावट पिछले एक साल में आ चुकी है क्रूड के दाम में, फिर भी जो नरमी आई है वो सिर्फ इसलिए थोड़ी बहुत हमें देखने को मिली है, जैसा सर ने भी कहा कि सबसे बड़ा रोल जो है वो एक्साइज और वैट का है, और वहाँ पर सरकारों ने अपना अपना थोड़ा सा हिस्सा छोड़ा तो वो पास ऑन हुआ। लेकिन जब ये 42% का हम फिगर देखते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि जो ग्राहक है उसे एक बड़ा फायदा मिले। आपको नहीं लगता कि कंपनियां घाटे की भरपाई भी कर ले रही हैं? तमाम चीज़ें जो हैं, जो थ्योरी बताई गई हैं, वो भी अब उन थ्योरीज में दम नहीं रहा, और उसके बावजूद ग्राहक की जेब का ख्याल किसी को नहीं। एकदम सही है, ग्राहक का ख्याल कोई नहीं रखते हैं। कंपनीज जो है वो उनका प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं। जितना ज्यादा प्राइस, उनका प्रोक्योरमेंट कम प्राइस से होता है और बेचने का सेम प्राइस के ज्यादा प्राइस से रहता है, तो उनका नफा जो प्रॉफिट रहता है वो बढ़ते रहता है। तो कंपनियों को फायदा है, सरकार को फायदा है, कारण उसके ऊपर उनको टैक्सेस मिलते हैं। इन शॉर्ट, सबके लिए ग्राहक पैसे देते हैं, और कम से कम जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस नहीं कम करेंगे तो मान सकते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो फूड सप्लाई करते हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ता रहता है, तो खाने का आइटम्स का भी कॉस्ट बढ़ते रहता है। अगर एलपीजी का प्राइस कांस्टेंट रहा तो वो भी पुअर कंज्यूमर्स जो है, कितने बिलो पॉवर्टी लाइन है, कितने वो एब्सोल्युटली बॉर्डर लाइन पे है, उन लोग को फायदा होना मांगता है। तो एटलीस्ट आप क्रीमी लेयर को फायदा नहीं देंगे, गाड़ी मोटर वाले को, तो समझ सकते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट के लिए और एलपीजी के लिए बेनिफिट पास ऑन करना ही मांगता है। वो ऑफकोर्स सरकार के हाथ में है। वो जो ऑफिशियल्स है उनको वो सेंसिटाइज होना मांगता है कि ग्राहक की क्या समस्या है, क्या डिफिकल्टी है, और उसके हिसाब से डिसीजन लेने का जरूर है। बिल्कुल, और वाकई वो उस ग्राहक की चिंता अगर आप करेंगे तो इसका एक दूसरा पहलू भी है, जिस सवाल के साथ मैं पारेख सर आपके पास आना चाहूँगा। एक पहलू तो हम ये देख रहे हैं कि साहब, अगर ग्राहक के अभी फायदे की बात की जाए तो सरकार के राजस्व और सरकार की जो बजट की बात है उस पर कहीं ना कहीं प्रेशर बन रहा है। लेकिन एक और पहलू है, जब हम इतने बड़े कंज्यूमर बेस को जो भोगता है, जो पेट्रोल और डीजल का इतने बड़े पैमाने पर वो खपत करता है, अगर उस उपभोक्ता को नरमी दी जाती है, अगर उस उपभोक्ता को पेट्रोल डीजल की प्राइसेस में कटौती, एक व्यापक कटौती करके उसका फायदा उस तक पहुंचाया जाता है, तो हम अचानक देखेंगे कि इकॉनमी में भी एक अलग तरह का मोमेंटम हमें नजर आता है। बड़ा लार्जर पिक्चर भी हमें समझना होगा कि चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे हम बाकी इंडस्ट्रीज को देख लें, चाहे व्यक्तिगत रूप से लोगों को भी देख लें, हम जानते हैं कि डिमांड तभी उछाल आती है जब दरों में कमी आए। चाहे हम बैंकों की दरों की बात कर लेते हैं या फिर हम आज पेट्रोल और डीजल की बात करें। क्या इस बिग पिक्चर को नहीं ध्यान में रखना जाना चाहिए, जबकि इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा कंज्यूमर बेस है? देखिए, एक बात ये है कि जो पेट्रोल का मेन कंज्यूमर्स है, तो एक तो दोज हु हैव कार्स, और दोज हु आर यूजिंग टू व्हीलर्स को जो इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखें कि टू व्हीलर्स इस्तेमाल करने वाले शायद रिलेटिवली पुअर, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं, तो इनके लिए
दिस इज एन इंसेंटिव कि पेट्रोल की कीमत ज्यादा है तो हम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, टू व्हीलर्स पर जाए, और इसीलिए हमने देखा कि पिछले साल में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की, ईवी स्कूटर्स की रजिस्ट्रेशन बहुत बढ़ गई। लेकिन इसमें सरकार ईवी को सब्सिडी देती है, यानी ये सब्सिडी में भी जो कहीं गोलमाल चलती है उसका भी निवारण हो रहा है। तो इसके लिए मैं एक दफे मानता हूं कि हाई पेट्रोल really promotes electric two-wheelers. On the other hand, जो LPG की कीमत है, इसके लिए consumers, there are urban consumers, many of them relatively better off, are using pipe natural gas, जो PNG कहते हैं हम। ये गैस की कीमत अभी घटाई है और इससे कंज्यूमर को फायदा भी हुआ है। और ये गैस को जो CNG कॉम्प्रेस नेचुरल गैस कहते हैं, वो ट्रांसपोर्ट ट्रकिंग के लिए मिल रहा है, उनकी भी कीमत घटी है। तो मेरा ख्याल से थोड़ा सा कॉम्पेंसेशन, जो डीजल की कीमत नहीं घटी है तो CNG की घटी है, तो ट्रकिंग कॉस्ट में थोड़ा सा बैलेंस आएगा। बट फिर भी मैं मानता हूं कि सरकार को कहीं लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहिए कि इतना ज्यादा एक्साइज ड्यूटी इसके ऊपर नहीं रखनी चाहिए। पेट्रोल और डीजल सबको GST में लाने की जरूरत है। GST में लाने में जो प्रॉब्लम्स है वो है कि सम स्टेट्स विल लूज लॉट ऑफ रेवेन्यू, तो इनके लिए सम कॉम्पेंसेशन मैकेनिज्म कैन बी वर्कड आउट ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, so that for the first 5 years or so, states can be assured that their income would not be affected. But the center has to take some leadership in this area. बिल्कुल, और ये हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की पूरी तरह से अहम राय है कि एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कंज्यूमर का ख्याल रखते हुए सोचना पड़ेगा कि आखिर किस तरह से इसका फायदा आम कंज्यूमर, आम उपभोक्ता तक पहुंचाया जाए। मैं अपने सवालों के साथ आगे बढ़ूं और इस जहांगीर साहब के पास भी तमाम सवालात के साथ जाऊं, उससे पहले जरा एक आंकड़ा अपने दर्शकों के लिए टेलीविजन स्क्रीन पर आपके लेकर आना चाहूंगा। और ये आंकड़ा दरअसल OMCs यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मुनाफे और घाटे का पूरा गणित है। जरा देखिए इसे, ध्यान से देखिए। अब FY23 के Q1 में जो ये 3 अहम ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, IOCL, BPCL और HPCL, यहां पर IOCL जो है वो उसका जो मुनाफा था वो 883 करोड़ का था। BPCL की बात करें तो वो घाटे में थी। HPCL जो था वहां पर उनके नेट प्रॉफिट में जो है वो कमी नजर आई। Q2 FY23 में भी कुछ यही आंकड़े थे, तीनों कंपनियां जो थी वो घाटे में थी। लेकिन FY23 के Q3 में सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इस वक्त मुनाफे में हैं। और बार बार हम इसीलिए ये सवाल उठा रहे हैं, पिछले दिनों भी ये बात जो है वो कही गई, तमाम एक्सपर्ट्स के हवाले से कही गई। इसके साथ ही जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उन्होंने भी ये कहा था कि कंपनियां जो हैं वो अब धीरे धीरे फायदे में आ रही हैं, अब उन्हें चाहिए कि इसका फायदा कंज्यूमर तक पास ऑन किया जाए। जहांगीर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये आंकड़े हमने आपके सामने रखे और इन आंकड़ों से जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अब किस बात की दिक्कत है, अब किस बात की मुश्किलात है। क्या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सरकार हैं, चाहे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, चूंकि आंकड़ा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से जुड़ा हुआ है, क्या वो जब कीमतें निर्धारण अब कर रही हैं तो उसमें एक बड़ा बदलाव नहीं ला सकती? अभी जो आंकड़े आपने दिखाई है उसमें ऐसा दिखाई दिया कि IOCL है, उनका कंटिन्यूअस प्रॉफिटेबिलिटी है, वेरएस दूसरी कंपनी का अप्स एंड डाउन्स है, कभी लॉस है कभी प्रॉफिट है। तो सभी कंपनी गवर्नमेंट कंपनीज है, सभी कंपनीज सेम प्रोडक्ट्स में डील करती है। तो ये क्यों होता है? तो मच डिपेंड्स अपॉन जो मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं, कितना एफिशिएंसी से रन करते हैं कंपनी, उसके ऊपर भी प्रॉफिट डिपेंड होती है। तो अभी एटलीस्ट जब भी नफा में है तो वो लोग गवर्नमेंट और कंपनीज कंसिडर कर सकते हैं
कि इनका हमें बेनिफिट होता है लोअर रेट का, क्यों नहीं हम थोड़ा बेनिफिट पास ऑन करो। जब भी प्राइस रिड्यूस होता है हमको भी फायदा है, उतने में से सर्टेन परसेंटेज फायदा ग्राहक को भी जाए। तो वो एटीट्यूड अनफॉर्चुनेटली नहीं लिया है। जो भी फायदा है वो हमें रखना है, हमें कंपनी को रखना है, ग्राहक को कोई फायदा नहीं। तो वो एटीट्यूड और अप्रोच का सवाल है। तो आई थिंक इट इज हाई टाइम कि जो भी ऑफिशियल्स है उन लोग को याद रखना मांगता है, वो आज कुर्सी पे है, लेकिन हर एक आदमी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट हो, सर्विस में होगा, लेकिन हर एक आदमी कंज्यूमर होता है। आप एक चीज में नहीं तो दूसरी चीज में आप कंज्यूमर रहते हैं। आपके पावर में जो नहीं होगा, जो कंपनी का मैनेजमेंट, तो आप वो लाइन से, वो दृष्टि से आप देखिए कि आप कंज्यूमर है, आपकी अपेक्षा क्या होगी, कंज्यूमर आप होंगे तभी। तो वो हिसाब से जो मैनेज करेंगे, तो बैलेंसिंग एक्ट एक होना मांगता है कि हमें भी फायदा, थोड़ा फायदा पास ऑन करें। तो वो सेंसिटाइज, वो एक्शन किसी को इनिशिएट करना मांगता है, और उसमें सबसे पावरफुल रोल सरकार प्ले कर सकती है। बिल्कुल, ये बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, ये संतुलन बहुत ज़रूरी है, और ताकि उस ग्राहक को भी ये यकीन रहे, ये भरोसा रहे, उसका ट्रस्ट बना रहे कि उसकी भी परवाह किसी को है। पारेख सर, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, जब बात की गई बढ़ते हुए दामों की, जब बात की गई तमाम विकल्पों की, जब बात हुई कंज्यूमर तक उसके हक तक पहुंचाने की, उन सब के बीच एक खबर रही, सबसे ज़्यादा सुर्खियां रहीं, और उस एक्शन को सरकार ने भी, ऑफिशियल्स ने भी काफ़ी बड़ा चढ़ाकर बताया। वो था रूस से जो है वो सस्ता तेल लेने की बात, और ये कहा गया कि ये जो है एक बड़ा फ़र्क पैदा कर सकता है। क्या ये जो कदम थे उनसे भी कंज्यूमर को राहत मिलने में चैलेंज आए? इसे किस तरह से देखें? अगर हम रूस से सस्ता तेल ले रहे हैं, क्या उसकी क्वांटिटी इतनी नहीं थी कि वो बड़े कंज्यूमर बेस को उसका फायदा पहुंचाया जा सके? देखो, रूस से आजकल हम करीब 35% हमारे क्रूड का इंपोर्ट है रूस से हो रहा है। रूस की कीमत क्या है वो भी सबको पता नहीं है। लेकिन हमारा गेस है कि करीब $60 के ऊपर थोड़ी सी होनी चाहिए। अगर हम देखें तो $60 ये है, $71 फ्रॉम अदर सोर्सेज आर देयर एवरेज कॉस्ट है। तो इसके लिए इन दैट $71 में और 2/3 ये ले, तो आवर बैलेंस कॉस्ट हमारे क्रूड के इंपोर्ट का करीब $67-68 होगा। तो इसके हिसाब से थोड़ी सी कम कटौती कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि सरकार कटौती नहीं करना चाहती है, सिंपली बिकॉज दे वांट टू हैव मोर एंड मोर रेवेन्यू। बट आपने जो आंकड़े बताया IOCL, HPCL और P का, इसमें what is surprising is the loss that HPCL is making in the Q1. Otherwise, if we see that the sum total of the 3 quarters for IOCL is the only one which is a net profit. The other 2 are net losses, and one needs to examine why. जानना चाहे हम कि क्यों HPCL को इतना ज्यादा घाटा हुआ Q1 में, और ये एक अजीब सी बात है कि जब इनको इतना घाटा हुआ तब IOC प्रॉफिट में रहती है। तो इसके लिए some investigation is required and some explanation is to be found out. बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही, और इसी सवाल के साथ अब मैं चर्चा को यहीं पर रोकूंगा। बड़ी ही बेहतर चर्चा रही, कोशिश हमने की कि आज जो हमारा सवाल था, आपने अगर हमारे इस बैकड्रॉप को देखा हो, क्रूड सस्ता, पेट्रोल डीजल महंगा क्यों? जी हाँ, ये सवाल हर आम उपभोक्ता के मन में उभर रहा है, और तमाम एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि साहब अब जो है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अब ग्राहक की परवाह करनी होगी। लेकिन ये परवाह की जाएगी प्रैक्टिकली
ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं। उम्मीद यही करेंगे कि सरकार हो, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हो, वो ग्राहकों को इतने समय से जो क्रूड के दाम गिर रहे हैं, रिकॉर्ड गिरावट आई है, उसका कुछ तो लाभ पहुंचाएं और फिर वो उसका असर हमारी इकॉनमी पे भी देखा। बैलेंसिंग एक्ट की ज़रूरत है, जैसा हमारे एक एक्सपर्ट ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने दोनों खास एक्सपर्ट्स का, पारेख सर, इसके साथ ही जहांगीर जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास विश्लेषण के लिए और इस चर्चा में समय देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार। Money is a